बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 8 जून और पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले आपके सामने एक अहम अनाउंसमेंट रखनी है कि आज बरोज़ हफ्ता जून 8 शाम 7 बजे न्यूयॉर्क सिटी में टाइम स्क्वायर पर पाकिस्तानी कम्युनिटी इकट्ठे हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न्यूयॉर्क चैप्टर ने एक एहतजाज मुनक्कद किया वहाँ पर। मैं भी वहाँ पर हूँगा और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब आज शाम मतलब 8 जून बरोज़ हफ्ता शाम 7 बजे टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क पर पहुँचे और आवाज़ मिलाएं अपने साथी पाकिस्तानियों की आवाज़ में, ताकि पूरी दुनिया को बता सकें कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के नेशनल हीरो इमरान खान को किन बदतरीन हालात के अंदर जेल के अंदर रखा है। तस्वीरें आप देख चुके हैं, सब कुछ आपके सामने आ चुका है। अब मुझे कुछ बताने की, कोई मोटिवेशन देने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सवालात करते हैं कि पाकिस्तानी कब निकलेंगे, पाकिस्तान में लोग कब बाहर निकलेंगे, वो जब निकलेंगे निकलेंगे। यहाँ पर हम सेफ हैं, हमें तो निकलना चाहिए। तो जो सवालात हम दूसरों से करते हैं, क्या आज हम उसका जवाब खुद से देंगे? क्या आप वक्त निकाल कर वहाँ आएंगे? तो आज शाम 8 जून बरोज़ हफ्ता 7 बजे टाइम स्क्वायर पर आपकी और मेरी मुलाकात होगी और भी बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाबरीन आएंगे। मैं इसका ब्रोशर आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। अमजद नवाज साहब जो हमारे हेड हैं न्यूयॉर्क के, वो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उनका फ़ोन नंबर भी इस पर मौजूद है। अगर आपको किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, ज़रूर तशरीफ़ लाइए। मेरे से भी मुलाकात होगी और दूसरे लोगों से भी वहाँ पर आपकी। और एक और बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ बहुत ही सीनियर पर्सनैलिटीज़ ये समझती रही हैं, ये ख्याल रखती हैं कि इमरान खान एक बहुत ही कदावर लीडर हैं, और क्योंकि वो कभी भी अपनी किसी तकलीफ़ का इजहार नहीं करते, बताते नहीं हैं कि वो मुश्किल में है या उन्हें मुश्किल में रखा हुआ है, तो बहुत सारे लोग ये बताना नहीं चाहते थे। ये जो तस्वीर आई ना, आप सोचते होंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतनी डिटेल से पहले आपको क्यों नहीं बताया कि इमरान खान को इन हालात के अंदर रखा हुआ है। क्योंकि जो तस्वीर देखी उससे तो अब आपको पता चल गया कि किन बदतरीन हालात में इमरान खान को रखा है। तो कुछ सीनियर तरीन लोगों की सोच ये है कि इमरान खान साहब के कद के लीडर के बारे में अगर हम ऐसी कोई बातें बताएंगे कि उन्हें बहुत बुरे हालात में रखा हुआ है, तो ये एक किस्म की हमदर्दी लेने वाली बात होगी। ये एक किस्म की उनका जो कद काठ है उससे नीचे की बात होगी। मैं उनसे डिसएग्री करता हूँ। इसलिए मैं डिसएग्री करता हूँ कि इसमें तो कोई शक नहीं कि इमरान खान का कद काठ जो है वो पाकिस्तान की नहीं बल्कि इस टाइम वो एक आलमी लेवल के लीडर हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हमने ज़हन में रखना है कि इमरान खान जो है वो अब अपने आप के भी नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि वो अब पाकिस्तानी अवाम की प्रॉपर्टी है, वो एक नेशनल एसेट है। पाकिस्तानी अवाम को पूरा हक है कि वो ये जाने कि उनके लीडर के साथ क्या हो रहा है, वो पूरा सच जाने और उस सच से जो भी होता है वो भले हो, लेकिन अपने लीडर के बारे में जो उनकी प्रॉपर्टी है, इमरान खान अब अल्लाह के बाद पाकिस्तानी अवाम की प्रॉपर्टी है, वो एक नेशनल एसेट है। तो हर पाकिस्तानी को ये जानने का हक हासिल है कि इमरान खान के साथ इस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जनरल आसिम मुनीर साहब की सरबराही में कर क्या रही है। तो इसलिए मेरे ख्याल में हमें बिल्कुल बताना चाहिए, खुल के बताना चाहिए इमरान खान साहब को जो वहाँ पर तंगियाँ दी जा रही हैं, तकालीफ दी जा रही हैं, जिन इन ह्यूमन तरीके से वहाँ पर रखा जा रहा है, उन्हें वो सब कुछ बताना चाहिए और खुल के बताना चाहिए। बिल्कुल नहीं डरना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे। जो भी सोचते हैं, लोगों का अपना इमरान खान है, वो लोगों का लीडर है, वो लोगों का एसेट है। इसलिए हमें लोगों के और इमरान खान के दरमियान में किसी इंफॉर्मेशन को हरगिज़ ना फिल्टर करना चाहिए, ना अधूरा आगे पहुंचाना चाहिए, ना छुपाना चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अब आते हैं आज के व्लॉग की तरफ। आज की खबरें, पहली खबर आपको बताते हैं जी कि नया घोटाला शुरू हो गया है। आपको पता है कि चौधरी निजामुद्दीन और शुगर माफिया का बहुत गहरा गठजोड़ है। जब इमरान खान साहब ने खुद शुगर माफिया के ऊपर एक्शन लिया था ना, तो तब भी चौधरी निजामुद्दीन ही उनको बचाने की कोशिश करते रहे और बचाया भी काफ़ी हद तक जनरल बाजवा ने। उसकी वजह क्या है? आप ज़रा गौर कीजिए कि शुगर माफिया से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, शरीफ हों या कोई और हों, वो सारे चौधरी निजामुद्दीन के हाथ में हैं। इन्हीं के कहने पे पार्टी बदलेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, कहाँ से लड़ना है, कहाँ से नहीं लड़ना, क्या करना है। अब ये शुगर माफिया ऑपरेट कैसे करता है? ये दो चीज़ों पे ऑपरेट करता है। जाहिर है किसान को तो इन्होंने पहले लालच दे के तो पूरी जो फसल है वहाँ पर गन्ना ही गन्ना काश्त होना शुरू हो गया। हालांकि गन्ने को पानी ज़्यादा लगता है, वक्त ज़्यादा लगता है, किसान को ज़्यादा यील्ड और ज़्यादा रिटर्न और फसलों से मिले, लेकिन उन्होंने वहाँ पर एक इकोसिस्टम इस तरह का डेवलप कर दिया हुआ है। आपको हैरानी होगी कि पाकिस्तान शायद आज भी स्लेवरी में रह रहा है। आपको यकीन नहीं आएगा ये सुन के। जो पाकिस्तानी किसान है
वो अपनी मर्जी से गुड़ नहीं बना सकता अपनी अपनी फसल के अंदर। ये आपको यकीन नहीं आएगा जो मैं कह रहा हूं। जी हां, डिप्टी कमिश्नर्स पुलिस के थ्रू ऐसे किसान को पकड़ते हैं जो अपनी फसल में खुद गुड़ बनाता है। नोटिफिकेशन किया जाता है कि गुड़ नहीं बनाना, सारा गन्ना मिलों को देना है। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा कि हम हिंदुस्तान से इधर इसलिए आए थे कि आप मर्जी का गुड़ भी और शक्कर भी ना बना सकें, वो भी हुकूमत बताएगी कि आपने क्या करना है। तो किसान को धकेल के शुगर मिलों की तरफ पुश किया जाता है कि सारा गन्ना आपने उनको देना है। अब किसान गुड़ बना नहीं सकता, शक्कर बना नहीं सकता, उसे इलीगल कर देते हैं। कई दफा नहीं करते लेकिन अक्सर इलीगल कर देते हैं। माजी में इसके नोटिफिकेशन हुए। अब इन हालात में फिर दूसरा काम शुगर मिल माफिया क्या करती है कि वो जब मिल चलाने का वक्त आता है ना, कोई किसान मजबूर होता है, उसने खाद और कई कुछ उधार पे उठाया होता है पैसे देने, फिर उसका अपना खर्चा, तो किसान बेचारा बहुत मजबूर होता है कि उसका वो जो गन्ना उठाया जाए। तो ऐन उस वक्त पर शुगर मिल्स कहती हैं हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम मिल नहीं चला सकते। ये हर दफा होता है, हर साल ये काम होता है। उसके बाद वो 5-7 बड़ी बड़ी गर्दनों वाले बड़े बड़े शुगर माफिया के जो भी उनकी एक यूनियन है, उसके जनाब ये बड़े अरबपति लोग हैं, वो सारे के सारे शुगर मिलों के मालिक हैं, उन्होंने एक यूनियन बनाई हुई है। वो फिर इकट्ठे चीफ मिनिस्टर पंजाब को मिलते हैं। पंजाब का ज़्यादा मसला है, सिंध वाले तो वैसे ही जो कहें शुगर मिलों वाले वही करते हैं, वो तो मामला ही मिल के चलता है। तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी अगर जब बुजदार थे तो मामला ख़राब था, मीन इमरान खान की हुकूमत थी, पहले तो शहबाज शरीफ साहब भी मिलके ही चलते थे, अब मरियम साहबा भी मिलके ही चलती हैं। तो आके वो पंजाब हुकूमत को कहते हैं कि जी हमारी तो पिछली चीनी नहीं बिकी, हमारे पास तो चीनी वाफर पड़ी हुई है, हमारे पास पैसे ही नहीं है मिल चलाने के लिए, तो हमें चीनी एक्सपोर्ट करने दें और उसके ऊपर, ये ज़हन में रखिएगा, उसके ऊपर आप हमें सब्सिडी भी दें। यह है बारीक बात। फिर चीनी एक्सपोर्ट की जाती है, हुकूमत इजाजत देती है उस ब्लैकमेलिंग में, वरना मिलें नहीं चलेंगी। ब्लैकमेलिंग ये दी जाती है कि आपने अगर हमें एक्सपोर्ट की इजाजत ना दी और सब्सिडी भी ना दी, मीन एक्सपोर्ट हम करेंगे, साथ आप हमें जितनी हम चीनी बाहर भेजेंगे साथ हुकूमत भी थोड़े थोड़े पैसे देगी उसमें, तो डबल माल कमाते हैं। चीनी बाहर बेची, हुकूमत से भी पैसा लिया एक्सपोर्ट के अंदर, मीन वो कहते हैं कंट्रीब्यूट आप भी करें, आप भी हमें उसका कुछ ना कुछ मुनाफा दें, मीन आप भी हमें सपोर्ट प्राइस दें कि हम ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब जब ये एक्सपोर्ट हो गई तो एक तो चीनी मुल्क से चली गई, दूसरा हुकूमत से पैसे भी ले लिए एक्सपोर्ट करने के। अब चीनी मुल्क में शॉर्ट हो जाती है, फिर और मिल थोड़ी सी लेट चलाते हैं। जैसे ही चीनी शॉर्ट होती है उसकी कीमत हिट करती है स्काई रॉकेट। उसके बाद मिल चलाते हैं और गोदामों में स्टोर कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए चीनी, और वो जो महीना 1.5 महीना होता है जिसमें चीनी की कमी वाक़या करवाते हैं और उनके गोदामों के अंदर चीनी अभी भरी होती है लेकिन देते नहीं बाहर, उससे कीमत ऊपर चली जाती है। तो इस साल दोबारा वो किया जा रहा है कि चीनी जो है वो एक्सपोर्ट की जा रही है, अभी एक्सपोर्ट कर दी जाए। हम नहीं कह रहे, नदीम मलिक साहब और दूसरे तमाम लोगों ने इसके ऊपर शोज़ किए हैं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने भी गालिबन इस पर बात की है। अब चीनी एक्सपोर्ट की जा रही है, उसमें हुकूमत जो है वो सपोर्ट प्राइस भी देगी एक्सपोर्ट करने की, दो तरफ से आवाम को टीका लगे। ये जो आप कहते हैं ना खाता भी तो लगाता भी है, करप्शन होती है, हमें क्या, ये आपके इसी पागलपन, मैं आवाम से बात कर रहा हूँ इस पाकिस्तानी से, आपके इसी पागलपन की वजह से आज हम यहाँ पहुँचे कि आप 85 रुपये का यूनिट लेते हैं। क्योंकि जब ये करप्शन होती थी ना और हम आपको बताया करते थे तो आप पता क्या जवाब देते थे, करप्शन तो जी ऊपर अमीर लोगों की होती है, हमें क्या, हमने तो अपनी दाल रोटी खानी है। करप्शन कोई करता है तो करे, वो तो ऊपर करता है, हमारे तो नहीं करता। अब आपको समझ आई वो कहाँ करता है, वो आपके कान के नीचे करता है, जहां रख के चपेट दी है उसने आपको। और आप 16 रुपए का यूनिट लेते थे इमरान खान की हुकूमत में, और अब आप 65 से 85 रुपए के दरमियान यूनिट की प्राइस पे कर रहे हैं। अब समझ आई, खाता है तो लगाता भी है, वो लगाता थोड़ा सा ही है बल्कि चपेट लगाता है आपको, सारी खा जाता है वो। सो एनीवेज, कहने की बात यह है कि अब चीनी कम होगी, ये माफिया एक्सपोर्ट करेगा, फिर चीनी महंगी होगी, फिर आप महंगी चीनी खरीदेंगे और अगले साल फिर यही होगा, किसान को पैसा नहीं देंगे, 6-6 महीने 8-8 महीने साल उसका पैसा रोकेंगे। अब आप कहेंगे हमने क्या किया था, हमने बड़ा सीधा काम किया था। मैं था उस टाइम पंजाब में, इमरान खान की बड़ी क्लियर डायरेक्शन थी, ये मिलने चलाते हैं ठीक है, नहीं चलाते तो गवर्नमेंट खुद चलाएगी, टेक ओवर करें, खुद चलाएं, फाइंड आउट इंजीनियर्स, इनको बता दें फलां तारीख तक आप मिल चलाएंगे, नहीं चलाएंगे आप पे पर्चे देंगे, आपको डालेंगे अंदर। और हाँ, एक दफ़ा हमसे गलती हुई थी एक्सपोर्ट की, क्योंकि हम पहली दफ़ा आए थे, हमें भी पता नहीं था। इन्होंने जहांगीर तरीन साहब और सब ने कहा जी चीनी बहुत ज़्यादा पड़ी, एक्सपोर्ट करनी, मुल्क का नुकसान, एक्सपोर्ट की। जैसे इमरान खान को पता चला तो फिर अगली 2 दफ़ा आपको पता है जो इमरान खान ने किया। तो मिलने हम वक्त पर चलवाते थे, किसान को वक्त पर पैसा दिलवाते थे, इसलिए चीनी को जाहिर है बाद में हमने कंट्रोल में रखा। तो ये पहली खबर थी, लेकिन जाहिर है अब हमारे चौधरी निज़ामुद्दीन चीनी वालों से मोहब्बत इतनी करते हैं, तो मीठे जो होते हैं चीनी वाले, और चौधरी निज़ामुद्दीन साहब को मीठा खाना पसंद है,
तो आपको तो पता ही है जनरल बाजवा कितना मीठा खाना पसंद करते हैं, इसीलिए तो उन्हें मियाँ मिट्ठू भी पसंद थे। तो अब बहरहाल जी, अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने ये कि जी इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन पर रैलियां निकाली गई। कुछ लोगों ने तो बहुत ज़बरदस्त रैलियां निकाली लाहौर में, और कुछ लोगों ने लाहौर समेत दूसरी जगहों पर रैलियां नहीं निकाली। उनमें टिकट होल्डर्स भी हैं, दूसरे लोग भी हैं। उन सब का डाटा जाहिर है इकट्ठा हो रहा है, उन पर नज़र है। और ऐसे तमाम लोग जो पार्टी की ऐसी एक्टिविटी में मुश्किल तरीन वक्त में, जब आपका लीडर मुश्किल तरीन जेल काट रहा है, जो शायद ही पाकिस्तान की तारीख में किसी इतने बड़े लीडर ने काटी हो, और उस वक्त आपका रैलियां ना निकालना या बाहर ना निकलना, वो हर चीज़ नोट हो रही है। जाहिर है फिर उन लोगों को टिकट दिए जाएगी, आइंदा उन लोगों को पार्टी के ओहदे दिए जाएंगे जो काम करते हैं। तो एक ये जहन में रखिए कि ना सिर्फ पार्टी के अंदर जो रैंक एंड फाइल है वही इसका हिसाब रखता है, उसके बाहर भी इमरान खान साहब ने एक पूरा मैकेनिज्म बनाया हुआ है जो मुल्क से बाहर भी और मुल्क के अंदर भी ये देखता है कि कौन पार्टी के लिए काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, कौन बुरे वक्त में पार्टी को छुरा घोंप रहा है और उसके बाद पार्टी का मामे खां भी बनता है। ये सब कुछ नोट हो रहा है और आने वाले वक्त के ऊपर इस सब का एहतसाब होगा। तो एक तो ये जहन में रखा जाए। अच्छा जी, आगे बहुत ज़्यादा तबसरा हो रहा है जो क्रिकेट हारा है, तो इसमें रिजवान गुलजई साहब बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, जज्बाती हैं, कभी कभी जज्बात में आके ठोक देते हैं हाँ किसी के खिलाफ भी ट्वीट, लेकिन है अच्छा बंदा, करप्ट नहीं है। रिजवान गुलजई साहब अरशद शरीफ के स्टूडेंट भी रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि साबिक क्रिकेटर रमीज़ राजा के दौर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस थी बहुत अच्छी थी। एक तो इमरान खान ही कहना चाहते हैं, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान में उस तरह खुल के लिख नहीं सकते। फिर किसी का दोस्त नजम सेठी आ गया, फिर किसी का दोस्त ज़का अशरफ आ गया, और फिर किसी का दोस्त बल्कि रिश्तेदार मोहसिन नकवी आ गया, और फिर आपको पता ही है जो हुआ। फिर हम हार रहे हैं, और हारे भी किससे? अमेरिका से। और आपको इंटरेस्टिंग बात बताएं कि सुपर ओवर किया ना, जिसमें हम हारे हैं, वो सुपर ओवर करवाने वाला जो है वो इंजीनियर है, और एक दिन की छुट्टी ली थी उसने। पहले उसका दिल नहीं था छुट्टी लेने की। पार्ट टाइम क्रिकेट खेलता है, ये पार्ट टाइमर है। ये साढ़े क्रिकेटर जेडे ना, इन्होंने लम्हे पा लेना चाहिए थे, मतलब मारना नहीं चाहिए, जाहिर है लम्हे पा के इनकी मालिश करनी चाहिए, मसाज करना चाहिए, थक गए होंगे बेचारे। सो कहने की बात यह है कि पार्ट टाइम क्रिकेटर्स जो हैं, वो इंजीनियर है, उसने एक दिन की छुट्टी ली, उसने कहा चलो आज क्रिकेट खेल लेते हैं, तो जाके अगलों ने पाकिस्तान को हरा दिया। पार्ट टाइमर क्रिकेटर जो अपना कोई प्रोफेशनल इंजीनियर्स हैं सारे, या कोई और अपने काम कर रहे हैं, उन्होंने छुट्टी लेकर तो जाके पाकिस्तान की टीम को हरा दिया। मेरा ख्याल इसके बाद तो इज्जत से वापस जाना ही बेहतर है, जो इन्होंने हालात किए हैं। इसमें प्रेसिडेंट अलवी साहब ने बड़ा ज़बरदस्त तजिया किया है, बड़ा लंबा उन्होंने एक ट्वीट किया है, और उन्होंने कहा है कि लग रहा है कि क्रिकेट टीम को कहीं डर है शायद कि पकड़ ना लिया जाए, हमें भी कोई जेल में ना डाल दे अगर हम जीत गए तो या हार गए तो उन्होंने कहा आप घबराएं ना, पूरी कौम आपके पीछे खड़ी है, आपने जो अभी किया वो तो बहुत बुरा किया। और साथ उन्होंने कहा कि जब मेरिट तोड़ा जाता है, जब कौम के अंदर मेरिट का एहसास किया जाता है, और मोहसिन नकवी उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ, जब मोहसिन नकवी जैसे ससुराली रिश्तेदार जो हैं, सिर्फ उनकी जो क्लेम फॉर फेम है वो ये है कि वो आर्मी चीफ के रिश्तेदार हैं, यही बताते हैं वो लोगों को। जब उनको ऐसे ओहदे दिए जाएंगे तो फिर यही हाल होना है मुल्क का। तो बहरहाल उन्होंने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि क्रिकेटर जो आइंदा है वो बेहतर खेलेगी, हमारी क्रिकेट टीम, और परफॉर्मेंस बेहतर आएगी। अच्छा जी, अगली खबर ये कि पलवशे, अब ये पलवशा होता है या पलवशे होता है, माजरत अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ, तो जाहिर है इसके दोनों प्रोनाउंसिएशन मैंने सुन रखी। चेयरमैन सेनेट की सीट पर बराजमान हो गई, और चेयरमैन सेनेट की सीट पर आप तब बैठ सकते हैं, किसी को चेयरमैन नॉमिनेट करें, अगर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों ऐवान में ना हो, तो फिर जो सेनेटर जिसको उन्होंने नॉमिनेट किया हो वो चेयरमैन की कुर्सी पर बैठ के ऐवान को चला सकती हैं। अब आपको पता है कि दो लोग बहुत ही माशाल्लाह, 3 लोग हैं वैसे तो खुश गिरफ्तार हैं पाकिस्तान में, एक पलवशा साहबा, एक अज़मा बुखारी साहबा, और एक मरियम औरंगज़ेब साहबा। लेकिन इनकी हिम्मत यह कि ये दूसरों को बदतमीज़ कहती हैं हमारी बाजियाँ। तो जो पलवशा साहबा है वो माशाल्लाह बहू भी बड़े घर की हैं, वो बहुत बड़े घर की बहू हैं वो माशाल्लाह वैसे भी, तो उस वजह से भी उनकी वो जो उनकी जो निस्बत है वो जिस बड़े घर से है, वो जिसके साथ जो मर्जी करें उसके बाद उन्हें कौन पूछने वाला है, इतने बड़े घर की माशाल्लाह वो बहू हैं। तो वो जनाब सेनेट की चेयरमैन की कुर्सी पर बैठी। शिवली फराज साहब से लेके तमाम लोगों ने जोर लगा लिया कि बीबी सामने डिप्टी चेयरमैन बैठा है, आप कैसे बैठ सकती, कानून की खिलाफ वर्जी। अड़ गई बीबी, उसने कहा मैं तो नहीं उतरती। बिल्कुल इसी तरह की ये खबर हुई है, मशहूर है वो भी इसी तरह बोलती हैं, दिखने में भी हमारी बहन की तरह लगती हैं वो, कंगना रनावत, बहुत बड़ी फिल्म स्टार है हिंदुस्तान की, और मोदी की भक्त हैं बहुत बड़ी, मोदी को फॉलो करती, अंधा फॉलो करती हैं, और जो उनका कल्ट है ना मोदी का,
जो हेट मॉन्गर्स हैं, मुसलमानों से, माइनॉरिटीज से, सिखों से, क्रिश्चियन से, जो वहाँ पर नफरत की सियासत फैलाते हैं, उनमें कंगना रनावत भी जो हैं वो बहुत पेश हैं। अब कंगना बीबी ने एक ट्वीट किया था, जब आपको पता है कि किसानों से, जैसे यहाँ गंदम नहीं खरीदी गई, ऐसे ही वहाँ पर भी किसानों से फसलें नहीं खरीदी जा रही थी, तो इसलिए वहाँ जलसा जुलूस निकालने को मोर्चा निकालना कहते हैं हिंदुस्तान में। तो किसानों ने मोर्चा निकाला, मीन उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और दिल्ली के बाहर उन्होंने एक जगह पर पड़ाव डाला और काफ़ी देर रहे। मोदी को उसका बड़ा नुकसान हुआ पब्लिक परसेप्शन में। तो उस टाइम कंगना रनावत ने एक ट्वीट किया जिसमें एक खातून, बुजुर्ग, बूढ़ी किसान, पंजाबी सिख खातून की तस्वीर ट्वीट की, वहाँ बैठे हुए प्रोटेस्ट में जो ट्वीट थी, और कहा कि ये खातून जो है ये 100 रुपये पे ये खालिस्तानी खातून, मीन कहा कि ये एंटी इंडिया है, इंडिया की दुश्मन है, ये खालिस्तानी है, ये किसान नहीं है, ये खालिस्तानी है। और ये खालिस्तानी खातून जो है ये 100 रुपये के किराए पर मौजूद है, जो मर्जी किराया दे के 100 रुपया दे के जहाँ पर बिठा ले, तो ये असल किसान नहीं है। अब कंगना साहबा ने हिमाचल प्रदेश से सीट जीती है, वो मेंबर पार्लियामेंट बनी है। आपको पता है कि फिल्म स्टार हिंदुस्तान के अंदर अक्सर इलेक्शन लड़ते हैं और वो सीट्स जीतते हैं। आपको पता है कि सनी देओल भी पिछली दफ़ा वहाँ मेंबर पार्लियामेंट बने थे, फिर उनके साथ क्या हुआ वो किसी दिन और डिस्कस करेंगे। बहरहाल कंगना साहबा जो है वो मंडी है हिमाचल प्रदेश में, जो एक जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से वो जीती हैं बीजेपी के टिकट के ऊपर। वो चंडीगढ़ से फ्लाइट लेके दिल्ली जा रही थी जीतने के बाद, पहली दफ़ा हल्फ शल्फ लेने, मतलब मंत्री बनने के बाद। तो एयरपोर्ट पर जो, जैसे हमारे एयरपोर्ट सिक्योरिटी होती है, उनके भी एयरपोर्ट सिक्योरिटी गालबन उसे CSI कहते हैं या SCI कहते हैं, मुझे नहीं पता क्या। बहरहाल एयरपोर्ट सिक्योरिटी उनकी जो है, उन्होंने जनाबे वाला वहाँ पर उनकी चेकिंग करनी थी। तो जब उनकी चेकिंग कर रहे थे तो वहाँ पर जो एक कांस्टेबल थी कुलविंदर कौर, 2 बच्चे हैं कुलविंदर कौर के, 15 साल से वो ये नौकरी कर रही है एयरपोर्ट के ऊपर सिक्योरिटी की, और कुलविंदर का हस्बैंड जो है वो भी इसी डिपार्टमेंट में है। तो कुलविंदर कौर ने देखा कि ये तो कंगना रनावत है, उसने पूछा कि आप कंगना हैं, जैसे पलवेशा साहबा से पूछ रहे थे कि आप पलवेशा, उन्होंने पूछा आप कंगना है? कंगना रनावत मशहूर फिल्म स्टार हैं, उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं वही हूँ। भाई इसके बाद फिर चिरागों में रोशनी नहीं हुई, कुलविंदर कौर ने रख के चपेट दी। तो पता है पंजाब दी जट्टी, सो उसने चपेट दी, देनी चाहिए नहीं थी, मारना चाहिए नहीं किसी को, ये गलत बात है, लेकिन मैं तो रिपोर्ट कर रहा हूँ जो हुआ। उन्होंने चपेट दी। उनसे बाद में पूछा कि आपने ये क्या कहा, तो उन्होंने कहा इन्होंने मेरी माँ को गाली दी थी, मेरी माँ खालिस्तानी नहीं है, मैं यहाँ सर्व कर रही हूँ यूनिफॉर्म के अंदर, ये हमें खालिस्तानी कहती है और कहती है 100 रुपये पर। तो मैंने कहा मैं इसको 100 रुपया दे के तो चपेट लगा देती हूँ। तो अब आप अगर ये जो सेनेट में हो रहा है, जो अज़मा बुखारी साहबा कर रही हैं और जो कुलविंदर कौर ने किया है और वहाँ हुआ, इनमें मुमासलत को आपको नज़र आए तो आपको आए, मैं नहीं कुछ भी ऐसा कह रहा, लेकिन रवैये एक जैसे हैं लोगों को गाली गलोच करने के। बहरहाल मैं किसी भी किस्म की फिज़िकल, ये मैं मजाक में नहीं, सीरियस नोट पर, नून लीग का हो, PTI का हो, काफ का हो, पीपल्स पार्टी का हो, कोई भी शख्स हो या कोई नॉन पॉलिटिकल भी हो, ये फिज़िकल जो हरासमेंट है इसके मैं हर सूरत खिलाफ हूँ। क्योंकि फिर ये वही काम होता है जो अभी हमने देखा है सरगोदा में, और उससे पहले फिर हमने देखा है जड़ावाला में। हर बंदा अपनी कचहरी, अपनी कोर्ट खुद ही लगाता है और वो खुद ही इंसाफ देना शुरू कर देता है। ये दुरुस्त तरीका, तर्ज अमल नहीं। हाँ, मुंह से बात करें, आपको इजाज़त है, दबा कर करें, तनकीद करें, जो आपको गलत लगता है वो बिल्कुल करें। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भाग रहा है। अब वो जो 3 हलके थे ना, आपको पता है, जिनमें PTI जीती हुई है लेकिन सीटें छीनी थी, उन 3 हलकों से इलेक्शन कमीशन को पता लग गया है कि वहां पर तो बीच चौराहे हंडिया फूट नहीं जानी, फट जानी है। उसकी वजह यह है कि जस्टिस जहांगीरी ने कहा है कि वो जो इनका EMS सिस्टम, गालिबन अगर मैं गलत नाम ले रहा हूं तो मुझे माफ़ कीजिएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था, डिजिटल सिस्टम जो इंस्टॉल था इलेक्शन का, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम गालिबन उसे कहते हैं EMS, वो सिस्टम जो है उसका तो एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर तो जब फॉर्म का डाटा एंट्री हुआ तो उसकी एक डेट है, टाइम है, वो तो अब उसकी टेम्परिंग तो बहुत मुश्किल है, वो तो फोरेंसिक में आ जाएगी। तो जस्टिस जहांगीरी ने कहा कि EMS सिस्टम के ज़रा फॉर्म 45 लेके आए ना। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये तो रास्ता गलत खुल गया, ये हम नहीं कह रहे, फ़हीम अख्तर हैं, बहुत ही मेहनती और ज़बरदस्त रिपोर्टर है 92 न्यूज़ के, उनकी ये स्टोरी है। तो वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को पता लग गया कि भाई ये तो सब फड़े जाएंगे इस तरह। तो अगर इलेक्शन कमीशन ने ये इलेक्शन कमीशन से ये डाटा कोर्ट ने ले लिया तो नज़र आ जाएगा फॉर्म 45 असल कौन सा है।
और उसमें तो टेम्परिंग भी नहीं हो सकेगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अदालतें ही बदल दो। तो अब वो समाअत हो रही है, नून लीग चली गई है कि जी ये जजेस बदल दें और ये ट्रिब्यूनल बदल दें, और एक आध दिन में आप देखेंगे कि चौधरी निज़ामुद्दीन के तावन से वो ट्रिब्यूनल जो है वो बदल दिए जाएंगे। खबरें और भी काफ़ी सारी थी, लेकिन जाहिर है फिर वीलॉग हो जाता लंबा, ये पर्पज़ नहीं होता। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।